हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। हम लोग रेस्पिरेशन इन हाई प्लांट कर रहे थे, जिसमें आज हम फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन, है ना। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस। थर्ड पार्ट में हमने किया था क्रैब्स साइकिल, ठीक है। तो आज और ये डायग्राम देख के आपको बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक सा लग रहा होगा, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इजी है, पता है, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी देखना पता चलेगा अभी आपको। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिलेट करना जरूरी है ना। ग्लाइकोलिसिस का बाय प्रोडक्ट, हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या आया था, पायरुवेट आए थे। कितने पायरुवेट आए थे? 2 पायरुवेट आए थे, ठीक है। जब उन पायरुवेट का हमने यूज़ किया था, उसे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया था, फिर उसे भेजा था हमने क्रैब्स साइकिल में। क्रैब्स साइकिल से हमें आउटपुट में क्या मिला था, NaDH2 मिला था और FADH2 मिला था। क्या मिला था? NaDH2 एंड FADH2, ठीक है। अब उन NaDH2 और FADH2 से भी तो हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो बिना उसके तो कुछ होना नहीं उनका, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें ETC पढ़ना है, लास्ट पार्ट, जिसमें हम NaDH2 और FADH2 का यूज़ करके ATP की एनर्जी बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात ये आती है ETC। होता क्या है ETC, व्हाट इज ETC, और इसका ETC ही नाम क्यों रखा गया, है ना। ETC की फुल फॉर्म क्या होती है, एटसेट्रा? नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हुआ? ETC की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखो ये आपका जो ये बनाया हुआ है ना, ये पता है क्या है, ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाँ, फील नहीं हो पा रहा होगा डायग्राम से, बट आप इमेजिन कर लो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली लेयर इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो इंटरनल, ये जो मैंने डिजाइन सी बनाई हुई है ना, ये तो आपको पता है इनर मेम्ब्रेन है कि नहीं है। अब अगर इनर मेम्ब्रेन को, और हाँ ये क्या है बीच में, आप बताओ। ये वो पार्ट है जहां पे हमारी क्रैब साइकिल चली थी, क्रैब साइकिल चली थी, ठीक है ना। अब क्रैब साइकिल से हमें आउटपुट मिला था, क्या मिला था, NaDH2 और FADH2। अब वो NaDH2 और FADH2 देखो, वो यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, और यहां पे जाने के बाद इस इनर मेम्ब्रेन पे हम उनका ATP बनाएंगे उनसे, ठीक है। इसीलिए देखो क्या लिखा है, जूम। किसको जूम किया है? इनर मेम्ब्रेन को। इनर मेम्ब्रेन को हमने क्या किया है, जूम किया है। अब ये देखो क्या है, ये पूरा इसका चार्ट समझो। देखो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो सबसे नीचे वाली है ना, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ये वाली देखो, ये वाली आपकी नीचे वाली है, ये आपकी ऊपर वाली है। फिर बोलोगे बीच में डॉटेड लाइन कहाँ से आ गई? कुछ नहीं यार, अब अगर आप उसको 3D में देखोगे तो आपकी 2 लेयर दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। जैसे ये उंगली है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो बहुत सारी, अगर ये जो एक सरफेस है, अगर इसको देखा जाए तो 2 लेयर नहीं है, एक ये और एक ये, 2 है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो इसे हम लिपिड की बाई लेयर कहते हैं। लिपिड जानते हो क्या होता है, लिपिड? देखो क्या होता है यार, लिपिड कुछ नहीं है यार, प्रोटीन का ही कलेक्शन होता है पॉइंट का। जैसे ये ऐसे करके एक लेयर बनी हुई होती है, एकदम रिबन जैसी, इसको कहते हैं लिपिड बाई लेयर। ये एक्चुअल में एक लिपिड है, ये एक लिपिड है। इनकी लेयर बनती चली जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। प्रोटीनियस लेयर होती है आपकी, हर चीज़ में होती है। इसको डिटेल में बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है ना, वहाँ हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में था क्या। हम लोग बिल्कुल नीचे से चलते हैं कि क्रैब साइकिल से हमें NaDH2 और FADH2 मिलेगा, ठीक है भैया। ये रहा हमारा NaDH2, है ना, ये rहा NaDH2, ये रहा हमारा FADH2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। अब करना क्या है, इस सीक्वेंस है ये FMN FES, ठीक है। Q और QS2 ये सब है, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या है वो देखो। सबसे पहले होता है क्या, आउटपुट की कहानी समझो, एकदम ओवर से इसकी कहानी समझो क्या होता है। NaDH2 से हमें करना क्या है, पहले ये देखो NaDH2 में होता क्या है। जैसे कि NaDH2 है, NaDH2 है। सबसे पहले क्या, ये NaDH वो NAD की फॉर्म में पड़ा था। हमने इसे क्या क्या दिया भैया, हमने इसे H+ दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया NAD को ना, तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट जाके क्या बन गया था, तभी ये बना था आपका NaDH2। जब इसको H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों दिए गए तो ये बना आगे जाके क्या, NaDH2, ठीक है। तो हम चाहें, मतलब इसके पास H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों है, हमें ये आउटपुट पता है। यही सेम काम FADH2 के साथ हुआ था, उसे भी H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों दिए गए थे। क्लियर हुआ? अब देखो हमें करना क्या है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में होता है ना, सेम काम करना है हमें यहाँ पे।
इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर जा रहा है, अब इसकी एनर्जी का यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करके H+ ऊपर पहुँचा देंगे। यही सेम काम हम उसमें कर रहे थे, लाइट रिएक्शन में कर रहे थे ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करके H+ यहाँ पहुँचाना हमें। देखो ओवरऑल 4 H+ आपको दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं ना। उसके बाद इनसे इन H+ का यूज़ करके बनाएंगे हम ATP। इलेक्ट्रॉन से कुछ भी नहीं होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इसका बस एक ही काम है कि H+ को यहाँ से खींच के ऊपर पहुँचा सकें। बस यही आपकी ऊपर से कहानी है कि NaDH2 में से H+ को हमें ऊपर पहुँचाना है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके H+ पहुँचाएंगे। ऐसा तो है नहीं भैया, H+ में कोई स्प्रिंग तो लगी नहीं है कि वो अपने आप कूद के यहाँ से एकदम भग के ऊपर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले इसके अंदर प्रोटीन के 5 डब्बे होते हैं, डब्बे नहीं एक्चुअली इन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आप लोग एकदम लोकल लैंग्वेज में याद रखो कि 5 डब्बे होते हैं, ठीक है। पहले का डब्बा मतलब तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। अब बोलोगे क्या भाई बीच में थर्ड कैसे आ गया, तो आपको याद रखना है फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है थर्ड डब्बा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो NaDH2, इसने ये देखो H+ रिलीज कर दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया हुआ क्या, यहाँ पे भी बताया था H+ इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। H+ रिलीज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जाता है FMN, ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट कराते हैं। अब देखो FMN में गया आपका इलेक्ट्रॉन, FMN में जाने के बाद वो पास करता है इसको FES में, FES। अब यहाँ पे तो देखो FMN FES आपको बताया गया था ये ग्राफ की तरह, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत हाई है, खुद सोचो ना, जैसे कि ये देखो, इज दिस विजिबल, लेट्स सी, मेरे को एक बार चेक करने दो, या इट इज़ विजिबल, है ना। अब देखो क्या है, ठीक है, देखो अब जैसे ये है, अब इसमें करना है क्या है, अगर आप धीरे 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 ग्राफ को ऊपर लेते जाओगे, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है ना, अगर ऊपर की साइड एनर्जी शो हो रही है, यही होता है ना। तो देखो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता जा रहा है, इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जहां पीक पे पहुंचा इनने अपनी एनर्जी यूज कर ली, ठीक है, इनने अपनी एनर्जी यूज कर ली। अब एनर्जी यूज करनी कैसे यूज करेंगे, अभी आपको आउटपुट के तौर पे मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में यूज करेंगे, बताओ बताओ। अरे यार H+ को यहां से यहां पहुंचाने में तो इलेक्ट्रॉन का यूज किया, H+ पहुंच गया, देखो यहां ऊपर एक H+ पहुंच गया हमारा। चलो आगे बात करते हैं। फिर यहाँ FeS से वही इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है, गया Q में। अब ये Q क्या है आपका, देखो मैंने कुछ सिंबल यूज करे, उसको यहाँ पे लिख दिया UV क्विनॉन, UV क्विनॉन, ठीक है। Q में गया, Q से गया QH2 में। अब जो QH2 है, देखो हुआ क्या, UV क्विनॉन से इसमें जाने में इसने एक हाइड्रोजन लिया, देखो हाइड्रोजन आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, इसमें आ गया हाइड्रोजन। तो अब इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिलीज करके H+ इनने भी ऊपर पहुंचा दिया। दो चीजें अब ये हैं FeS और QH2, इन दोनों ने अपना अपना एक एक H+ मतलब एक H+ यूज करके ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। दो चीजें याद रह गई अभी तक हमें, FeS और QH2, इन दोनों ने क्या किया, एक एक H+ ऊपर पहुंचा दिया। क्लियर हुआ। अब इसमें हुआ क्या, देखो QH2 से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है थर्ड कॉम्प्लेक्स में, थर्ड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अभी इनके नाम है, ये जो डब्बे हैं ना, इनके नाम है प्रॉपर, देखो नाम लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है, नोट्स बना दिया आपका पूरा। तो अब इसके बाद थर्ड में गया, तो QH2 से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जाता है साइटोक्रोम B, किस में जाता है, साइटोक्रोम V। अब साइटोक्रोम B से फिर से FeS, फिर साइटोक्रोम 1 में जाता है, साइटोक्रोम 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, साइटोक्रोम B, फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ से कोई H+ रिलीज नहीं होता, यहाँ से साइटोक्रोम में जाता है, साइटोक्रोम C में जाता है, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ऐसे याद रख सकते हो यार सीक्वेंस से, 1CAA3, 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 ठीक है, पहले 1 फिर C फिर A फिर A3, ठीक है, 1CAA3, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, देखो यहां से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, फोर्थ डब्बे में, फोर्थ डब्बा कहना क्या चाहता है, इसको थोड़ी देर के लिए मतलब पॉज करो। अभी मेन चीज क्या है, अभी हम पढ़ते हैं जरा सेकंड कॉम्प्लेक्स का यूज। हमने NaDH2 का पढ़ लिया, सेम काम FeDH2 के साथ होता है, सेम काम, ये रहा FeDH2, बस इसका कॉम्प्लेक्स थोड़े नीचे है, जिस वजह से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा पाता। तो ये करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है FeS, डायरेक्ट FeS को देता है, ठीक है। FMN का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे, ध्यान रखना, FMN का कोई भी चक्कर यहाँ पे नहीं होता। तो ये करता क्या है, FeS से आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया,
कहाँ गया बताओ? यूवी किनॉन में, यूवी किनॉन में, यूवी किनॉन से फिर QS2 देखो सेम आ गया, FeSQ2, FeSQ2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, Q में गया, Q से QS2 इसने दे दिया साइटोक्रोम B, फिर से सेम कहानी रिपीट हो गई इसके साथ भी। मतलब क्या है, मैं साइटोक्रोम B पे ना इलेक्ट्रॉन का भंडार लगाना है, इलेक्ट्रॉन बल्क में इकट्ठे करने हैं। जब इलेक्ट्रॉन बल्क में इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे तो खुद इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक H+ यहाँ से बाहर हो गया। कुल क्लियर हुआ, कुल मिला के लॉजिक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। याद करने का तरीका यही याद रखो ऐसे, FMN, FeS, फिर Q, फिर QS2, फिर साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B को किसमें बीच में फंसा रखा था, FeS, फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1, फिर क्या होगा, बोलो बोलो, 1 के बाद क्या बताए थे, C, 1CAA3, 1CAA3 बताए थे। फिर वहाँ से साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है देखो, जब ये सारा काम हो गया, फिर अब ये H+ जो ने इतना सारा कलेक्ट कर रखा है उसका क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया है इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। अब इन दोनों का भी तो आउटपुट समझना है। पहले इलेक्ट्रॉन का देखो, पता है इस इलेक्ट्रॉन का ना इंतजार कर रही है यहाँ पे ऑक्सीजन, एक O2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रही है। यहाँ पे H+ पड़ा हुआ है। अब खुद सोचो, देखो यहाँ पे अलग से हम रिएक्शन लिखते हैं, O2 प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज़ मिल गई यार पानी बनाने के लिए, और चाहिए क्या, तो इनसे क्या बन जाएगा, H2O, O2 प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, H2O। अब यहाँ पे देखो क्या बन चुका है, H2O बन चुका है। तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन का तो यूज़ हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो गया। अब इस H+ का क्या करना है भैया, जो इतनी देर से हम लोग इकट्ठे करते जा रहे हैं, इसके लिए होता है 5th कॉम्प्लेक्स। 5th कॉम्प्लेक्स, ये रहा 5वां कॉम्प्लेक्स। अब 5th कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने पहले भी एक बार पढ़ा होगा, कोई बताएगा कहाँ पे भैया, लाइट रिएक्शन का सबसे लास्ट वाला पार्ट, लाइट रिएक्शन, इसको एक बार देख लो जाके यार। चलो देखो, अब F0 की बात करें, F0 और F1 इसके 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं F0, नीचे वाले को बोलते हैं F1। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड ATP सिंथेज। ATP सिंथेज ये बड़ा गजब का एंजाइम है। पता करता क्या है, जो H+ है, जब यहाँ पे खुद सोचो बहुत सारा H+ इकट्ठा हो जाएगा तो इन पर एक प्रेशर लगेगा नीचे आने के लिए। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में तुम हवा भरते जा रहे हो तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो गुब्बारे में बहुत तगड़ा वाला प्रेशर लगेगा बाहर निकलने के लिए। ऐसे जब H+ बहुत सारा भर जाएगा ना तो सारे H+ निकलने की कोशिश करेंगे, और उसी बात का ये उठा लेता है फायदा। और ATP सिंथेज क्या करता है, उस एनर्जी का यूज करके, और आपको पता है ADP तो बहुत फालतू चीज है, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है आपका, तो और एक ADP को पकड़ता है, इसका एनर्जी यूज करता है, इसकी एनर्जी और ADP इन दोनों का यूज करके ATP सिंथेज बना देता है ATP। कुछ ऐसा समझ लो हाँ, कि ये जो ATP सिंथेज है ये पंडित की तरह काम करता है। पंडित की तरह कैसे भैया, ये देखो H+ आ रहा है, H+ को आप मान लो लड़का है, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपका ADP है वो दुल्हन है, इन दोनों को मिला दिया और रिलीज हो गई ATP। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे H+ और इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बन गया, ATP। ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज हुआ, ATP सिंथेज। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई, ये सब हो किसकी वजह से रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की है, देखो हमने सारी फसाद का जड़ इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके हमने H+ ऊपर पहुंचाया, और उस H+ की एनर्जी का यूज करके हमने ATP बनाया। क्लियर हुआ? अब कौन से मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी बननी है उसकी थोड़ी देर में अभी कैलकुलेशन करते हैं। उससे पहले ये देखो इनका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो पहला कॉम्प्लेक्स है NADH2 का यूज कर रहा है, ठीक है भैया। क्या इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप, निकाल लो। हाइड्रोजन को निकालने को क्या हम डीहाइड्रोजिनेज बोलेंगे, डीहाइड्रोजन। डीहाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब डी मतलब निकालना, तो NADH2 डीहाइड्रोजिनेज, तो पहले का नाम याद हो गया NADH2 डीहाइड्रोजिनेज। अभी इसको 2 बार बोलो, NADH2 डीहाइड्रोजिनेज, NADH2 डीहाइड्रोजिनेज, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब जरा बात कर लो ये इसके, यार दोनों में सेकंड कॉम्प्लेक्स लिख दिया, बताओ हद है यार, क्या हो गया? ये 3rd कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हमारा सेकंड वाला। अब इसमें क्या बोलोगे भैया, FADH2 डीहाइड्रोजिनेज? नहीं भैया, देखो एक बात बताओ, FADH2 बना कैसे था, याद करो क्रैब साइकिल। क्या सक्सीनेट का यूज किया था?
सक्सीनेट से कहाँ गए थे, फ्यूमारेट पे। सक्सीनेट से कहाँ गए थे, फ्यूमारेट पे, तब आपका ये बना था। तो वही है यहाँ पे, सक्सीनेट में से डिहाइड्रोजिनेज करा है आपने, सक्सीनेट में से। तो याद रहेगा FADH2 में क्या होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड की बात करें साइटोक्रोम, यार इसमें साइटोक्रोम बहुत सारे हैं, है कि नहीं है। और सबसे पहले बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबसे पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और इसमें C1 आ रहा है, तो दोनों को मिला के लिख दो ना यार, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गए। फोर्थ वाले का नाम क्या है भैया, फोर्थ वाले क्या है, साइटोक्रोम है, इसमें तो AA है बस, है तो इसको लिख दिया ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नाम याद हो गया सबके, आसान देना ना हम। देखो अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा, ये क्या था। सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो FMN में गया, FMN, वहाँ से गया FES, FES से गया Q में, Q से गया QH2 में, याद रखना FMN FES, उसके बाद FES के बाद Q से QH2, और वहाँ से कहाँ गया, साइटोक्रोम, बोलो 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 बोलो, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B पे हमें इलेक्ट्रॉन का भंडार लगाना है, इसलिए FADH2 से भी वहीं आता है। अब FADH2 की भी साइकिल सेम है, पहले FES, फिर Q, फिर QH2, फिर साइटोक्रोम B। अब वहाँ से क्या करना है, अब वहाँ से पहुँचा दो सारा, भर के मारो, फेंक के मारो FES को, FES को फेंक के मारा। उसके बाद क्या गया, साइटोक्रोम C1, यहाँ से हमारा सीक्वेंस याद हो गया था हमें पिछली बार, 1CAA3, 1CAA3, तो साइटोक्रोम C1, उसके बाद क्या हुआ, साइटोक्रोम C, उसके बाद साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3। मेरे ख्याल से पूरा याद हो गया होगा, देखने में तो खतरनाक सा लग रहा है, कुछ है तो है नहीं यार इसमें। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका ETC वाला पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन की बात कर लें। सारे लोग कहते हैं ना भैया 1 ग्लूकोज में कुछ बुक में लिखा होता है 38 ATP यूज़ होते हैं, कुछ बुक में लिख देते हैं 36 ATP लिखते हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या है वो देखो, आपका ये पूरा फ्लो था। अब इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले NADH2 के कितने मॉलिक्यूल टोटल रिलीज हो रहे थे, टोटल अभी तक हमने देखा था, आप क्रैब्स साइकिल में जाइए काउंट करो, 4 NADH2 यूज़ हो रहे थे आपके, और एक NADH2 आपका 3 ATP यूज़ करता है, 3 ATP रिलीज करता है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या, FADH2 2 ATP और NADH2 3 ATP, याद रखोगे। ठीक है, NADH2 3 ATP, FADH2 2 ATP। ठीक है, अब देखो क्या, 4 NADH2 यूज़ हुए थे तो 3 × 4 कर दिया हमने, 3 क्यों किया भैया, 3 ATP हैं तो 4 3 या 12 ATP। FADH2 के साथ क्या होगा, 2 ATP यूज़ करता है, ये बन रहे थे आपके, कितने बन रहे थे, एक FADH2 ही तो बन रहा था यार, जब सक्सीनेट से जा रहे थे फ्यूमारेट में तभी तो बन रहा था। तो एक FADH2 से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP, तो 1 × 2 2 ATP। उसके बाद एक GTP भी तो रिलीज हो रहा था यार, GTP से भी तो ATP बन रहा था, तो एक ATP हमें मिल गया वहाँ से। तो ये टोटल हो कितने का, देखो 12 12 + 2 + 1 कितना आया, 15 आया, तो वही लिखा देखो यहाँ पे 15 ATP। क्या एक बात बताओ, ये सारा एक पायरूवेट के मॉलिक्यूल से हुआ है। क्रैब्स साइकिल में एक ही पायरूवेट पे तो हमने स्टडी करी थी। अब ग्लाइकोलिसिस में पायरूवेट कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे, आज की क्लास में भी स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर एक पायरूवेट से 15 ATP मिल रही है तो 2 पायरूवेट से 30 ATP यार, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, 2 पायरूवेट = 15 × 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 30 ATP। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस से भी तो एनर्जी मिल रही थी भैया, कितनी मिल रही थी, 2 ADP मिल रही थी और 2 NADH2 बन रहे थे। अब 2 NADH2 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एक NADH2 से 3, 2 से 6 + 2 कितना हो गया, 8 ATP। अब इन सबको जोड़ना जरा, 30 + 8 38 ATP, 30 + 8 = 38 ATP। अब सवाल ही उठता भैया फिर कुछ लोग 36 का है बोलते हैं। देखो कुछ ही नहीं है यार, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो इसको यार इरेज कर दे एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया, चलो ठीक है, नोट कर लिया करो यार, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा इन सब में। अब होता क्या है, जैसे कि आपका मान लो, जैसे यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पे आपकी क्रैब्स साइकिल चल रही थी, यहाँ से एसिटाइल कोए से यहाँ जाने में कुछ एनर्जी यूज होते हैं, बिकॉज इट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज हो, वही होता है ना। तो इसमें 2 ATP की एनर्जी आपकी यूज हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, तो रिलीज तो 38 ATP है, बट नेट मिल कितनी रही है हमें, तो मिल रही है 36, क्योंकि आप जहाँ पे हम 2 एनर्जी खर्च कर देते हैं 2 ATP के मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि 36 ATP और कुछ लोग बोलते हैं 38 ATP। 38 ATP का मतलब क्या है, टोटल रिलीज कितनी हो रही है। 36 का मतलब क्या है, कितनी हमें मिल रही है, नेट बची इतनी है। क्लियर हो गया ये।
उसके बाद अब दो चीज़ें रह गई हमारी, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कभी कभी डिफाइन पूछ लेते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें क्या होता है भैया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब आपका होता है आपको डायरेक्ट एटीपी मिलना। जैसे देखो एक ये जीटीपी से मिल रहा था और ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्ट मिल रहे थे 2 एटीपी, तो इनको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब हमें एटीपी मिलती हैं अपने FADH2 और NADH2 का यूज होके। अब इसका ऑक्सीडेटिव ही नाम क्यों रखा गया पता है, कोई खुद सोचो, बार बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यार आप लोग तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। अब जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो बेटा दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जिसमें रिडक्शन होता है वो हो क्या रहा है, ऑक्सीडाइज, उस करता क्या है, कौन से एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट बायो में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, इसमें बस इतना याद रखो, जिससे हमें इनडायरेक्टली एनर्जी मिलती है, फॉर एग्जांपल FADH2 NADH2 से, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जिसमें हमें डायरेक्ट मिल जाती है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में बस हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, एम्फोबोलिक पाथवे। इसके बाद हमने सारा पूरा चैप्टर इसमें कवर अप कर लिया है, ठीक है। और वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आसान है, उसमें कुछ है नहीं। मेन आपका यही था, क्योंकि देखो हमें एटीपी मिल गया है ना, तो हम लोग पूरा अगर सोचे तो वाइंड अप कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस से हम पहले ग्लूकोज बनाया था, फिर उस ग्लूकोज का यूज़ करके फिर हमने बना ली फाइनली एनर्जी, ठीक है। तो इनको चैप्टर वाइज मत पढ़ो, एक अलग पूरी थ्योरी वाइज पढ़ो, तभी आपका कुछ काम हो सकता है ना, तभी तो कहानी पूरी याद रहेगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, एम्फोबोलिक पाथवे में, ठीक है। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।